सुयोन अपने मंगेतर सोंगजिन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड कर रही है। बाद में सोंगजिन वो वीडियो देखता है और जानता है कि वो दावा कर रही है कि वो बर्लिन जा रहे। वो कहती है कि वो उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने जाने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि वो उसके बिना खुश रह सके। ये संदेश उसे पूरी तरह तोड़ देता है। सोंगजिन, जो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है, पहले ही 12 दिन बिना अपनी मंगेतर और प्रतिभाशाली सेलिस्ट सुयोन की कोई खबर पाए बिता चुका है। जवाब पाने की बेताबी में वो यिरिन के पास जाता है, जो सुयोन की मां और ऑर्केस्ट्रा की डायरेक्टर हैं। यिरिन मानने से इनकार कर देती हैं कि उनकी बेटी बर्लिन चली जाएगी। सोंगजिन ये बात सामने रखता है कि सुयोन ना तो अपना सेलो ले गई और ना ही अपने कप। इस एहसास से यिरिन को अपराध बोध होने लगता है। वो सोचती हैं कि शायद उन्होंने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा बिगाड़ दी। कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस लौटकर सोंगजिन की मुलाकात मीजू नाम की एक युवा सेलिस्ट से होती है। वो सुयोन की जूनियर है और दोनों ने एक ही शिक्षक पार्क यंगसन के तहत प्रशिक्षण लिया है। जब मिजू अभी पढ़ाई कर रही थी, तब सुयोन वहां पहले से ही असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। असल में सुयोन ही थी जिसने अचानक मीजू को फोन किया और उसे इस पद के लिए आवेदन करने के लिए कहा, जिससे उस समय मीजू उलझन में पड़ गई थी। जिज्ञासावश सोंगजिन उससे उसका वादन सुनने की इच्छा जताते हैं। हालांकि उसका सेलो फिलहाल टूटा हुआ है, इसलिए वो उसकी जगह एक रिकॉर्डिंग सुनाने का प्रस्ताव देती है। जैसे ही वो सुनते हैं, सोंगजिन उसके संगीत चयन की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ऑडिशन के लिए बहुत साधारण है। मिजू समझाती है कि उसे ये धुन बहुत पसंद है क्योंकि इसमें गहरी उदासी महसूस होती है। भले ही वो खुद इसे सुनते समय उदास महसूस नहीं करती। वो शांत और बेपरवाह बनी रहती है, यहां तक कि उससे कहती है कि अगर उसका चयन नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। वो सहजता से सुझाव देती है कि अगर उसके दस्तावेज और यूएसबी की जरूरत नहीं है तो वे फेंक सकते हैं, फिर शिष्टता से वहां से चली जाती है। सोंगजिन वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी शांत आत्मविश्वास से प्रभावित होकर। वो लगातार देखता रहता है जैसे ही वो दूर जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। उस रात बाद में वो खुद को उसकी धुन बार बार सुनते हुए पाता है। वो यहां तक कि उसके सोशल मीडिया पर भी स्क्रॉल करता है, उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। आखिरकार वो उसके घर जाकर पहले उसकी धुन को नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगता है। मीजू उसकी माफी को सहजता से स्वीकार कर लेती है। कुछ ही समय बाद सोंगजिन उसे अपने ऑर्केस्ट्रा में शामिल करने का फैसला करता है। अगले दिन दोपहर अभ्यास खत्म होने के बाद मीजू को परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उसकी कार खराब हो जाती है। सोंगजिन उसके पास आता है और वो पूछती है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। रास्ते में वो कैजुअली उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है और वो खुशी खुशी मान जाती है। रेस्टोरेंट में वे समय बिताते हैं, बातें करते हैं और पीते हैं। और सोंगजिन बताता है कि उसकी माँ भी एक रेस्टोरेंट चलाती। जैसे जैसे रात बढ़ती है, अचानक बाहर तेज बारिश होने लगती है। दोनों में से किसी के पास छाता नहीं है और बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। मीजो अभी भी पीना जारी रखना चाहती है, लेकिन बारिश और भी तेज हो जाती है। इसलिए सोंगजिन सुझाव देता है कि वे उसके घर पर ही पीना जारी रखें। आखिरकार वे उसके घर पहुंचते हैं और वहीं पीना जारी रखते हैं। लंबी बातचीत के बाद जब बाहर बारिश तेजी से गिर रही होती है, माहौल बदलने लगता है। सोंगजिन मीजू का हाथ पकड़ता है और उनकी भावनाएं जल्दी ही हावी हो जाती हैं। जो शुरुआत में झिझक थी, वो धीरे धीरे कुछ और गहरा रूप ले लेती है। अगले दिन ऑफिस में यिरेन अपनी सुयोन को लेकर बढ़ती चिंता साझा करती है। अब तक कोई खबर नहीं मिली है और यहां तक कि उसका बैंक कार्ड भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुछ ही देर बाद सोंगजिन को मीजू से एक संदेश मिलता है। वो पिछली रात हुई घटना को लेकर खुद को दोषी महसूस करती है और हालात और बिगड़ने से बचाने के लिए संपर्क तोड़ने का फैसला करती है। वो उससे अनुरोध करती है कि वो उसके फैसले का सम्मान करे। उस रात सोंगजिन उसे कॉल करने की कोशिश करता है। बात करने के बजाय वो पियानो पर वही धुन बजाता है जिससे वो जानता है कि उसे बहुत पसंद है। इसे सुनकर मीजू समझ जाती है कि वो कितना परेशान है। इसे अनदेखा न कर पाने के कारण वो उसके घर चली जाती है। जब वे फिर से मिलते हैं तो उनके बीच की तनातनी वापस आ जाती है और वे फिर से पहले जैसे ही जुड़ाव में लौट आते हैं। इसके बाद जब मीजू शावर ले रही होती है तो कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। वो अचानक पानी के तापमान में तेज बदलाव पर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है और जोर देकर कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद कहानी 3 महीने पहले की ओर लौट जाती है। सुयोन और सोंगजिन अभी अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मिजू वहां उनका स्वागत करने और सुयोन के नए घर की चाबी सौंपने के लिए मौजूद है। हालांकि सुयोन ने उससे कहा था कि वो बस चाबी दरवाजे पर छोड़ दे, फिर भी मिजू खुद वहां आ जाती है, ये सोचकर कि कहीं घर उसकी उम्मीदों पर खरा न उतरे। सुयोन कहती है कि उसने पहले वीडियो देख लिया है और उसे ये जगह पसंद है, लेकिन मिजू को वहां देखकर वो साफ तौर पर असहज महसूस करती है। जब सोंगजिन आता है तो सुयोन तुरंत उठकर उसके साथ चली जाती है, जबकि मिजू चुपचाप पीछे रह जाती है। कुछ ही देर बाद सुयोन और सोंगजिन अपने नए घर पहुंचते हैं, जो कभी उसके पूर्व शिक्षक पार्क यंगसुंग का था। उस रात ये जोड़ा अपने नए घर में गृह प्रवेश की पार्टी रखता है। शाम ढलते ढलते मेहमानों के लिए ग्लास कम पड़ जाते हैं, इसलिए सोंगजिन ग्लास धोने लगता है। ये रिन जो वहां मौजूद है तीखी टिप्पणी करती है, ये जताते हुए कि इस तरह का काम उसी के लिए ठीक है। उसका ये रवैया साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि सोंगजिन उसी हैसियत वाले परिवार से नहीं आता।
फिर भी वो उसके हुनर और उपलब्धियों को स्वीकार करती है। इसी वजह से वो अपनी बेटी के साथ उसके रिश्ते को मंजूरी देती है, लेकिन दिल ही दिल में वो उसे ऐसा इंसान मानती है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगले दिन सॉन्गजिन और सुयोन के बीच तनाव बढ़ जाता है। वो स्वीकार करता है कि उसे अपमानित महसूस हुआ, खासकर पार्टी के बाद जहां पूरी ऑर्केस्ट्रा ने सब कुछ देखा। उसे अब एक सम्मानित कंडक्टर कम और अपनी होने वाली सास और मंगेतर दोनों द्वारा इस्तेमाल किया गया व्यक्ति ज्यादा महसूस होता है। उस रात जब सॉन्गजिन सो जाता है, सुयोन चुपचाप उनके बिस्तर के सामने लगे आईने को घूरती रहती है। वो उस पर थपथपाती है, जैसे ये जांच रही हो कि जो कुछ वो जानती है वो अब भी उसके पीछे छुपा हुआ है। अगली सुबह सुयोन मीजू से मिलती है। उनकी बातचीत में उनके अतीत की यादें ताजा हो जाती है, जिसमें उनकी पहली किस भी शामिल है। मिजू को यह बात अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये उनके टीचर के घर के एक छुपे हुए कमरे में हुई थी, जो अब सुयोन का घर है। तब सुयोन को लगता था कि वो मिजू के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती, और मिजू की भी यही भावना थी। यहां तक कि अब भी सुयोन मानती है कि भले ही वो आगे बढ़ चुकी है, उसने उन यादों से कभी भी गद्दारी नहीं की। फिर सुयोन पूछती है कि क्या मिजू ने मरम्मत के दौरान उस छुपे हुए कमरे में फिर से गई थी। मिजू पुष्टि करती है कि हाँ, वो गई थी और उसके पास अब भी उस कमरे की चाबी है। सुनजिन के बाहर होने पर दोनों एक साथ घर लौटते हैं। बेडरूम के अंदर सियोन चाबी मांगती है और मिजू बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चाबी दे देती है। सुयोन समझाती है कि वह देखना चाहती है कि सुंगजिन कैसे प्रतिक्रिया देगा अगर वो सच में मान ले कि सुयोन उसे छोड़कर चली गई है। फिर वो मिजू से कहती है कि वो शीशे के पास रखी अलमारी को हटाने में मदद करे। जैसे ही अलमारी हटती है, उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। मिजू उसे खोल देती है, जिससे एक अंधेरा और ठंडा छुपा हुआ कमरा खुल जाता है, जो साफ तौर पर बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अंदर वहां बंधन के उपकरण भी हैं, जो उसके परेशान करने वाले अतीत की ओर इशारा करते हैं। वहां खड़ी होकर सुयोन को उन पुराने दिनों में उनके रिश्ते की याद आ जाती है। वो अक्सर मिजू को इस कमरे में ले आती थी जब भी वो उसके करीब होना चाहती थी, और इसे उनके गुप्त रिश्ते के लिए एक निजी जगह बना देती थी। उन यादों को फिर से जीने के बाद सुयोन सॉन्गजिन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करने का फैसला करती है, इससे पहले कि वो अपनी योजना को अंजाम दे। मिजू देखती है जब वो ये करती है। वीडियो पूरा होने के बाद सियोन एक नोट छोड़ती है, जिसमें सॉन्गजिन से कहती है कि वो उसे देखे। छुपा हुआ कमरा ठंडा है, ये जानते हुए वो एक मोटा कोट पहनती है और वे जरूरी चीजें इकट्ठा करती है जिन्हें वो अंदर ले जाना चाहती है। इसके बाद वो मिजू से चाबी मांगती है। मिजू चाबी दे देती है और पूछती है कि वो कितने समय तक वहां रहने वाली है। सुयोन अंदाजा लगाती है कि उसे केवल 3 दिन ही लगेंगे, क्योंकि उसे अभी भी ऑर्केस्ट्रा की प्रैक्टिस में जाना है। सब कुछ तैयार होने के बाद वो कमरे में जाने की तैयारी करती है। वो मिजू से कहती है कि जब वो अंदर चली जाए तो बुकशेल्फ को वापस अपनी जगह पर रख दे। अंदर कदम रखने के बाद वो अपने पीछे दरवाजा बंद कर देती है। अंदर है वो उस कांच के पैनल की ओर बढ़ती है, जो मुख्य कमरे में सिंक के ऊपर लगे आईने से जुड़ा हुआ है। अपनी तरफ से वो सब कुछ साफ साफ देख सकती है। मिजू अलविदा कहकर हाथ हिलाती है, भले ही उसे देखा नहीं जा सकता, फिर घर से चली जाती है। छुपे हुए कमरे के अंदर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। समय बीतने के साथ सुयोन अपने साथ लाई हुई चीजें खाती है। ज्यादा देर नहीं होती कि उसे बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। 2 तरफा आईने से देखते हुए वो देखती है कि सॉन्गजिन उसका वीडियो देख रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है। अगली रात भी वो अब भी खोया और हिला हुआ सा दिखता है। अपनी छुपी हुई जगह से सुयोन उसे बिना देखे लगातार देखती रहती। शुरुआत में उसे अपनी योजना से संतुष्टि महसूस होती है, सोचती है कि उसने काफी देख लिया है। वो तय करती है कि अब बाहर निकलने का समय आ गया है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो कुछ गड़बड़ लगती है। दरवाजा खुलता ही नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अंदर फंस गई है। जल्दी ही घबराहट छा जाती है। वो शीशे के पास दौड़ती है और उस पर जोर जोर से थपथपाती है, सॉन्गजिन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन चाहे वो जितनी भी जोर से मारे, आवाज उस पार नहीं जाती। उसके चीखे भी कोई नहीं सुन पाता। बेहद परेशान होकर वो जो भी कर सकती है सब आजमाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। वो अपने साथ लाई बची हुई चीजें, जिसमें उबले अंडे भी हैं, खा लेती हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढती रहती है। जब उसका सामान खत्म होने लगता है तो वो कमरे में और खोजबीन करती है और एक पुराना इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट ढूंढ लेती है। वो उसे सिंक के पानी से साफ करती है और किसी तरह जिंदा रहने के लिए खा लेती है। दिन बीतते जाते हैं और हालात और भी खराब होते जाते हैं। उसे पता भी नहीं चलता और करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सुयोन अब भी उस छुपे हुए कमरे में फंसी रहती है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उस रात सुयोन उठती है और सिंक की तरफ जाती है, तभी वो देखती है कि बाथरूम की लाइट अचानक जल उठती है। उसकी हैरानी के लिए मिजू घर लौट आई है। शुरुआत में सुयोन को राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद अब उसे आखिरकार बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। मिजू बस मुस्कुरा देती है और उसी पल सुयोन सोचने लगती है कि वो इतनी आसानी से आधी रात को घर में कैसे घुस गई। सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। मिजू ने तो ताले पहले ही बदल दिए थे, ठीक उसी वक्त जब सुयोन ने उससे योजना में मदद करने को कहा था। जो मदद लग रही थी
वो असल में कुछ और ही गहरे अंधेरे की शुरुआत थी। मिजू अब सिर्फ मदद नहीं कर रही, वो सुयोन की जिंदगी पर काबू पा रही है। छुपे हुए कमरे के अंदर से सुयोन शीशे के पास वाली दीवार पर मारती है, जिससे बाहर सिंक में जमा पानी में हल्की सी कंपन होती है। मिजू उसे देख लेती है और समझ जाती है कि सुयोन सब कुछ सुन सकती है। उसकी मदद करने के बजाय मिजू सोचती है कि अगर उसने उसे बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, ये जानते हुए कि उसके लिए कोई माफी नहीं होगी। सुयोन शीशे के पास दौड़ती है और बेबस होकर देखती है जैसे मिजू उसके सामने खड़ी है। कुछ ही देर बाद सॉन्गजिन कमरे में आता है। कांच के पीछे से सुयोन को मजबूरन उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखना पड़ता है। वो बीच में नहीं आ सकती। जैसे ही वे शीशे से बिस्तर की ओर बढ़ते हैं, वो बस चुपचाप देख सकती है कि उसके सबसे करीब के दो लोग उसकी आंखों के सामने ही उलझ रहे हैं। फिर कहानी 7 महीने पहले लौट जाती है, जब मिजू अभी भी घर की मरम्मत कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वो मालिक को, जो उनकी पूर्व अध्यापिका पार्क यंगसुंग है, परिणाम दिखाने के लिए लाती है। मिजू अपनी आभार व्यक्त करती है कि उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जबकि यंगसुंग खुश हैं कि सुयोन ने वो घर खरीदने का फैसला किया। पता चलता है कि यंगसुंग को पहले से ही उस छुपे हुए कमरे और सुयोन तथा मिजू के रिश्ते के बारे में पता था। वो बताती हैं कि ये घर, जिसमें वो गुप्त जगह भी शामिल है, उनके पिता ने जापानी कब्जे के दौरान बनाया था। वो एक मेडिकल ऑफिसर थे जिन्हें जबरदस्ती भयानक काम करने के लिए मजबूर लिया गया था। अपराध बोध से घिरकर वो खुद को उस कमरे में बंद कर लेते थे और कभी कभी यंगसुंग की मां को भी वहां बांध देते थे। ये सुनकर मिजू को अपनी ही बीती जिंदगी का एक पल याद आता है, जब वो सुयोन के साथ थी। एक समय था जब सुयोन ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया था। घबराने के बजाय मिजू ने चाबी फेंक दी और सुयोन को चुनौती दी कि वो वापस आए और उसे आजाद करे, ये भरोसा करते हुए कि वो हमेशा ऐसा करेगी। उस पल ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया और वो कमरा उनके संबंध से जुड़ी एक खास जगह बन गया। नवीकरण वीडियो पूरा करने के बाद मिजू उसे सुयोन को भेज देती है। इसके तुरंत बाद सुयोन फोन करती है और बताती है कि जब वो सियोल लौटेगी तो वो अकेले नहीं होगी। वो एक ऐसे आदमी के साथ आएगी जिससे वो शादी करने का इरादा रखती है। ये खबर मिजू को अंदर ही अंदर तोड़ देती है, भले ही वो इसे जाहिर नहीं करती। सुयोन उनके रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है और अच्छे संबंधों के साथ अलग होने की बात कहती है, जबकि मिजू को अपने दर्द से खुद ही जूझना पड़ता है। वर्तमान में सुयोन बस देख सकती है कि मिजू अपनी बदला ले रही है। छुपे हुए कमरे के अंदर से वो कुछ भी नहीं कर सकती। उस रात बाद में जब सुयोन नींद में डूबती उठती रहती है, तो लाइट फिर से चल उठती है। मिजू आईने के सामने खड़ी है, नहाने की तैयारी कर रही है। अब तक मिजू ने अपना फैसला साफ कर दिया। सुयोन को बाहर निकालना उसकी खुद की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, इसलिए वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया है, सुयोन की पुरानी जिंदगी को अपना लिया है और अब वो पीछे मुड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। ये सुनकर सुयोन घबरा जाती है। वो अपने चारों ओर की हर चीज को मारने लगती है, आजाद होने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करती। बेचैनी में वो कमरे के अंदर के मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। उसकी हरकतों का असर बाहर के पानी के सिस्टम पर पड़ता है, जिससे अचानक तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिसे मिजू तुरंत महसूस करती है। अगले दिन शियोंगजिन शावर की मरम्मत के लिए एक रिपेयर सर्विस को बुलाते हैं, जो अचानक ज्यादा गर्म होने लगा था। जांच करने के बाद तकनीशियन पूरी तरह से नवीनीकरण की सलाह देता है और समझाता है कि मुख्य पानी की पाइपलाइन को शायद बदलना पड़ेगा। छुपे हुए कमरे के अंदर से सुयोन बेतहाशा कोशिश करती है कि किसी तरह संकेत दे सके कि वो अब भी वहां है। वो जितना हो सके उतना शोर मचाती है, उम्मीद करती है कि कोई उसे नोटिस कर लेगा। टेक्नीशियन को थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब सुनाई देता है, लेकिन जांच करने के बजाय उसे बेचैनी महसूस होती है और वो घर छोड़ने का फैसला करता है। आदमी के जाने के बाद सियोंगजिन को महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद यिरिन उसे अपने अपार्टमेंट बुलाती है। वो लगातार ज्यादा परेशान होती जा रही है, सोच रही है कि सुयोन के साथ शायद कुछ गंभीर हो गया है। वो पहले ही पुलिस से संपर्क कर चुकी है और वे अगले दिन सियोंगजिन के घर जांच के लिए आने वाले हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो वे घर के आसपास के इलाके को ध्यान से तलाशते हैं, किसी भी सुराग की तलाश में। सियोंगजिन को बुरा लगता है, जैसे वो उस पर किसी और भी बुरी चीज का शक कर रहे हों। हालांकि जासूस स्पष्ट करते हैं कि वे सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और सब कुछ, यहां तक कि उसकी प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं। इसी बीच छुपे हुए कमरे के अंदर सुयोन अपने बचे हुए खाने पे जिंदा है। बाहर मिजू और सियोंगजिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। समय बीतने के साथ सुयोन की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। उस रात मिजू सियोंगजिन को अपने घर बुलाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो पासकोड 1161 डालकर दरवाजा खोलती है। बाद में जब वे दोनों साथ बैठते हैं, सियोंगजिन को एहसास होता है कि ये कोड सुयोन के जन्मदिन 17 नवंबर से मेल खाता है। मिजू सहजता से बताती है कि यह कोड पिछले मालिक ने सेट किया था और किसी भी शक को टाल देती है। अगले दिन इरिन सियोंगजिन के ऑफिस आती है और उसे सुयोन का फेयरवेल वीडियो फिर से दिखाती है। इस बार कुछ उसकी नजर में आ जाता है। बेडरूम के शीशे में दिख रही परछाई में कोई शख्स बिस्तर पर बैठा हुआ है। सियोंगजिन उन बातों को याद करने की कोशिश करता है और फिर उसे समझ आ जाता है। उस शख्स के हाथ में वही कंगन है जैसा मिजू हमेशा पहनती है।
वो समय बर्बाद किए बिना मीजू को फोन करता है और सीधे उसके घर की ओर निकल पड़ता है, ये दिखाते हुए कि उसे उसकी याद आ रही है। जब वो पहुंचता है तो वही पासकोड डालकर अंदर जाता है। मिजू उसे गर्मजोशी से स्वागत करती है, इस बात से अनजान कि वो क्या शक करने लगा है। जब मिजू किचन में होती है, सियोंगजिन चुपचाप उसका फोन उठाता है और उसे सुयोन के जन्मदिन से अनलॉक करने की कोशिश करता है। ये काम कर जाता है। अंदर उसे एक फोटो वॉलपेपर के रूप में मिलती है जिसमें मिजू सुयोन को चूम रही है। सच उसके सामने खुलने लगता है। जब मिजू वापस आती है, सियोंगजिन उससे सामना करता है। वो सारी बातें जोड़ता है, वीडियो में दिखी परछाई से लेके उसके पहने हुए कंगन तक। मिजू से इंकार नहीं करते। वो मानती है कि वो उस दिन वहां थी, उसने घर की मरम्मत में मदद की थी और सुएयोन ने उससे गायब होने में मदद मांगी थी। मिजू के अनुसार सुएयोन चाहती थी कि वो आगे आए और उसकी जगह ले ले, और आखिर में उसने बस वही किया जो सुयोन ने उसे कहा था। जब सोंगजिन घर लौटता है तो वो अपने हाथ धोता है, लेकिन अचानक पानी आना बंद हो जाता है। वो पहले ये नहीं समझ पाता कि ये सुयोन है जो छुपे हुए कमरे के अंदर से उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वो पानी फिर से चालू करता है, फिर बंद करता है और इस अजीब व्यवहार को नोटिस करता है। जैसे जैसे उसका शक बढ़ता है, वो इंतजार करता है, मानो किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हो। पानी एक बार फिर चालू हो जाता है। उसी पल सुयोन बेतहाशा संवाद करने की कोशिश कर रही है। वो चिल्लाती है, उम्मीद करती है कि वो समझ जाएगा कि वहां एक छुपी हुई जगह है और वो शुरू से ही उसे आईने के पार से देख रही थी। धीरे धीरे सोंगजिन सारी बातें जोड़ने लगता है। वो आईने के पास जाता है, उस पर थपथपाता है और ध्यान से सुनता है। हल्की सी आवाजें उसे सुनाई देती हैं जो सच को साबित करने के लिए काफी है। सुयोन उस दीवार के पीछे है। वो आईना तोड़ने का सोचता है, लेकिन फिर झिझक जाता है। उसे एहसास होता है कि सुयोन ने सब कुछ देख लिया। अंदर सुयोन को अब इन बातों की कोई परवाह नहीं रह गई है। अब वो बस बाहर निकलना चाहती है। उसे यह भी समझ आ गया है कि मिजू घर इसलिए लौटी है क्योंकि उसे ठीक ठीक पता है कि वो कहां है। अब सोंगजिन खुद को दो महिलाओं के बीच एक जटिल स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता है, जिनके बीच गहरा और दर्दनाक रिश्ता है। छुपे हुए कमरे में सुयून टूट जाती है, उम्मीद करती है कि वो उसे बचा लेगा। इसके बजाय सोंगजिन मिजो का सामना करने जाता है। वो समझाती है कि सुयोन ने उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और सुयोन अपनी मर्जी से छुपे हुए कमरे में गई। उसके बाद मिजू ने यह सुनिश्चित किया कि वो कभी बाहर ना जा सके। उसे पता है कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन उसका मानना है कि जो कुछ भी उसने झेला उसके बाद वो पहले जैसी इंसान नहीं रही। सोंगजिन को अब हालात की गंभीरता का एहसास होता है। अगर सुयोन मर जाती है तो यह हत्या से अलग नहीं होगा, लेकिन मिजू के नजरिए से उसे बाहर निकालना उसकी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके दिमाग में सुयोन ने उसे और सोंगजिन दोनों को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया था, और अब दोनों इसकी कीमत चुका रहे हैं। बाद में अपने कमरे में लौटकर सोंगजिन चुपचाप बैठा रहता है, सब कुछ देखकर अभिभूत हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर सुयोन बच गई तो क्या होगा। उसे डर है कि सुयोन उसे कभी माफ नहीं करेगी और उसकी करियर भी तबाह हो जाएगी। छुपे हुए कमरे के अंदर से सुयोन एक और सच्चाई दिखना शुरू करती। उसे एहसास होता है कि सोंगजिन शायद उसके साथ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए रहा था। इसी दौरान उसे अपने ही राजों और उस जिंदगी का सामना करना पड़ता है जिसे वो अब तक छुपाती रही है। अगले दिन सोंगजिन यिरेन से मिलता है, जो पूछती है कि क्या सुयोन के बारे में कोई खबर मिली है। वो मानता है कि उसके पास अब भी कोई जवाब नहीं है। बाद में अपने ऑफिस में वो देखता है कि सुयोन के फोन से 2 मिस्ड कॉल्स आए हैं। एक संदेश आता है जिससे लगता है कि वो सच में सुयोन ही है। लगभग उसी समय मीजू को भी सुयोन से एक संदेश मिलता है। यह साफ हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है। दोनों मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों को एक ही बात समझ में आती है, सुयोन अभी भी कहीं बाहर है। हालांकि मीजू जोर देती है कि उसका भागना नामुमकिन है, क्योंकि चाबी तो अब भी उसी के पास होनी चाहिए। शक जल्दी ही बढ़ जाता है और मीजू सोचने लगती है कि कहीं ये सब सोंगजिन का किया तो नहीं है। सोंगजिन इस आरोप से हैरान रह जाता है। डर उस पर हावी होने लगता है और वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचना लगता है। इधर येरेन और मैनेजर चुपचाप अपने फोन देख रहे होते हैं। तभी एक सेक्रेटरी ये खबर लेकर आती है कि सोंगजिन किसी इमरजेंसी के कारण प्रैक्टिस में नहीं आ सकता। उसी समय मीजू के बारे में खबर आती है कि वो अस्पताल में है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ये खुलासा होता है कि दोनों संदेश असल में खुद येरेन और मैनेजर ने ही भेजे थे। वे उन दो लोगों की प्रतिक्रियाएं परख रहे हैं जिन पर उन्हें शक है। जैसा कि उम्मीद थी, सोंगजिन और मीजू दोनों घबरा जाते हैं और प्रैक्टिस में नहीं पहुंचते। अपनी बेटी की पहचान का उपयोग करते हुए येरेन ने सुयोन का नंबर फिर से बनाकर ये योजना अंजाम दी। इसी बीच सोंगजिन और मीजू उस बुकशेल्फ के सामने खड़े हैं जो गुप्त कमरे के प्रवेश द्वार को छुपाता है। मीजू जोर देती है कि सुयोन के भागने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सोंगजिन सच्चाई जानने की मांग करता है। दबाव में आकर मीजू शेल्फ को हटाती है, जिससे छुपा हुआ दरवाजा सामने आ जाता है। दोनों मिलकर उसे खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं।
वे अंधेरे कमरे में खोजबीन करते हैं जब तक कि आखिरकार उन्हें सुयोन नहीं मिल जाती, जो टू वे मिरर के पास बेहोश पड़ी होती है। दोनों उसके पास दौड़ते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटने लगती है। मीजू सोंगजिन से कमरे से बाहर जाने का आग्रह करती है, लेकिन वो उसे एक तरफ धकेल देता है और सिर्फ सुयोन पर ध्यान केंद्रित करता है। वह जल्दी से सुयोन को छुपी हुई जगह से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर आने के बाद वो उससे आराम करने और कुछ खाने के लिए कहता है, जबकि वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचता है, लेकिन सुयोन उसे रोक देती है और अधिकारियों को शामिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो बस खाने के लिए कहती है और नहाने की तैयारी करती है, जैसे कि सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश कर रही हो। बाथरूम में रहते हुए सोयोन का ध्यान फिर से मीजू की ओर जाता है, जो अब छुपे हुए कमरे में अकेली रह गई है। स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। नहाने के बाद सोयोन अपने पूर्व शिक्षक जंगसंग से मिलने जाती है ताकि घर की बची हुई रकम चुका सके। उनके साथ समय बिताते हुए वो अपने सोंगजिन से शादी करने की योजना के बारे में बात करती। भले ही उनका रिश्ता जटिल हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे छोड़ नहीं सकती। एक मौके पर वो जंगसंग को नदी किनारे ले जाती है और अतीत पर विचार करते हुए खुद से सवाल करती है कि क्या कभी उसे ऐसा देखा गया था जैसे वो दूसरों का इस्तेमाल कर उन्हें छोड़ देती हो। जंगसंग कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता, जिससे सवाल अधूरा ही रह जाता है। अगली सुबह सोंगजिन अपनी अलार्म की आवाज से उठता है और दिन की तैयारी करता है, गोल्फ खेलने जाने की योजना बनाता है। अब बिस्तर पर वापस आ चुकी सुयोन बताती है कि उसकी मां जल्द ही उनसे मिलना चाहती। सोंगजिन उसे दिलासा देता है और घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सुयोन चुपचाप उसके प्यार के निशान को मिटा देती है और अकेली रह जाती है। बाद में वो उठती है, रसोई से खाना लेती है और एक बार फिर छुपे हुए कमरे को खोलती है। अंदर अब मीजू है, जिसे बांधा गया है, जंजीरों में जकड़ा गया है। ये उस सजा का हिस्सा है जिसे उसने खुद स्वीकार किया था। सुयोन उस बंद जगह में मिजू के जिंदा रहने के लिए जरूरी सारी चीजें तैयार करती है। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद उनके बीच अब भी एक अजीब सा जुड़ाव बाकी है। सुयोन अब भी एक विकृत तरह की परवाह दिखाती है, जबकि मीजू अपनी सजा और अपनी बची खुची भावनाओं दोनों से बंधी रहती है। और इसी के साथ कहानी अपने बेचैन कर देने वाले अंत तक पहुंचती है। तो इस कहानी की सीख यह है कि कभी भी अपने ही घर में छुपन छुपाई मत खेलो, जब तुम्हारे एक्स के पास अब भी घर की एक्स्ट्रा चाबी हो और तुम्हारे मंगेतर को कमिटमेंट की समस्या हो।